हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यूमरिकल फिजिक्स। माई सेल्फ विशान शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ इट वर्क्स, हाउ इट रिप्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब क्या देखना है हमें? देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, शक्ति, इंटेंसिटी कितनी होती है, ये देखना है किसी पॉइंट चार्ज के कारण। और क्या देखना है? और देखना है कि भाई किसी रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर सर्च करें न्यूमास फिजिक्स, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है लेक्चर की। जो तुम्हारा जी करे वो लेक्चर देखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी मैं 12th का पूरा सिलेबस डालने वाला हूँ उस पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे तुम सबकी हेल्प कर सको, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ये नोट्स सफिशिएंट होंगे हर चीज़ों के लिए, अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में? हमने पढ़ा चार्ज क्या चीज़ है, कि प्रॉपर्टी होती है, और ये दो चार्जर के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है कूलम्ब फोर्स। ये सारी चीज़ें हमने फोर्स से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अच्छा एक बात समझो, ये दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज नेगेटिव, दो चार्ज रख दिए मैंने। अब हुआ क्या कि मैंने इन चार्जों को थोड़ी पास रखा, r डिस्टेंस पे रखा, ठीक। अब जैसे मैंने इनको पास में रखा तो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, हम सब जानते हैं ना, ये दोनों अगर पॉजिटिव तो ये वाला चार्ज इस पर कहाँ को फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में। फोर्स कितना लगता है ये हम पढ़ चुके, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके कि कितना फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्ब फोर्स बोलते हैं उसे, ये लगता था। अब ये फोर्स लग क्यों रहा, ये फोर्स लग क्यों रहा है, किसी को पता है क्या इस बारे में? नहीं ना, क्योंकि सीधी सी बात है, ये फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाला चार्ज कोई ना कोई अपने आसपास रीजन क्रिएट कर रहा होगा, फील्ड बना रहा होगा, तभी तो लग रहा है। क्योंकि अगर मैं इस वाले चार्ज को इतनी दूर रख दूंगा तो शायद कोई फोर्स ना लगे, लेकिन अगर मैं इसके पास रखूंगा तो शायद कोई फोर्स लगे इस पर, है ना। तो मतलब इसका अपना एक रीजन है, एक लिमिट है जहां तक ये वाला चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। अरे सिंपल, धरती देखिए, हमारे अर्थ है, हम ऊपर को गिराएंगे मार के तो नीचे आएगा, क्यों आ रहा नीचे? क्योंकि अर्थ का अपना एक फील्ड है, अर्थ का अपना एक क्या है, फील्ड है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे ये चार्ज, जब इस वाले चार्ज के पास ये वाला चार्ज रखूंगा तो ये वाला चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर भगाने की कोशिश, क्यों? क्योंकि इस चार्ज का अपना एक फील्ड होगा, उस फील्ड को बोलतेंगे, उस फील्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, जैसे अर्थ का एक रीजन है कि अगर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट ऊपर चली गई तो ऊपर ही जाती रहती है, फिर नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। ऐसे इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड है, अगर कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर रखेंगे, इस वाले चार्ज के फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अदरवाइज ये कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भाई द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर एंड टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स और वेयर एंड अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कि किसी भी चार्ज के आसपास का वह रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सिंपल सी बात है, समझते हैं इसे हम अच्छे से। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, द स्पेस अराउंड द स्पेस around the charge, the space around the charge where another charge can experience a force, an electric force। चलो भाई, किससे डिनोट करते हैं इसे? डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना। द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ई। कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। और यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी भाई न्यूटन पर कूलम्ब। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देंगे, हालांकि उसकी डेफिनेशन अलग है, मैं बताऊंगा। तो देखो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो एक चार्ज है यहाँ Q0, टेस्ट चार्ज बोलते थे, चार्ज है, इसके पास एक दूसरा चार्ज रखा है यहाँ।
अब ये टेस्ट चार्ज वो चार्ज होते हैं जिस पर हम टेस्ट कर रहे होते हैं। टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटे स्मॉल चार्ज होते हैं जिस पर हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी फोर्स का, किसी भी फील्ड का, किसी भी पोटेंशियल का, दुनिया भर की चीज़ों का अगर हमें टेस्ट करना है तो किस पे करेंगे, टेस्ट चार्ज पे। इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं क्योंकि हमें इसके सारे इफेक्ट निगलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक, तो अगर हम इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स, हम इस टेस्ट चार्ज पे टेस्ट करना चाह रहे हैं इस वाले चार्ज के कारण, तो भाई इस चार्ज का अपना एक रीजन होगा कहीं। अब कैसा रीजन देखने में कैसा होगा हमें क्या पता, क्योंकि हमने देखा तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देता है क्या, नहीं ना। इलेक्ट्रॉन देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं क्या किसी को, नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख जाएगा, है ना। हम लाइट को भले ही देख सकते हैं, लाइट को चलते हुए देख सकते हैं क्या बीच में, हम कब देखते हैं लाइट को, जब लाइट किसी चीज पर टकराती है। वैसे तो नहीं दिखाई देता ना बीच में क्या चल रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी है क्या किसी ने, नहीं ना। तो ऐसी चार्ज, जब चार्ज एक्सेलरेट होकर चलता है तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, और क्या है, जब चार्ज एक्सेलरेट होकर चलेगा तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। अब इस चार्ज का रीजन कैसे दिखाई देता है वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, अभी देखा नहीं, लेकिन एक एजम्पशन है, एक इमेजिनेशन है कि भाई ऐसे बनती होगी लाइनें। ठीक है, तो फिलहाल हमने मान लिया कि भाई ऐसा कोई रीजन चार्ज ने बना रखा है, ऐसा कुछ रीजन चार्ज के आसपास है भाई, सराउंडेड, ऐसा कोई रीजन चार्ज के आसपास सराउंडेड है। अच्छा, अब मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ लेके गया तो इस वाले टेस्ट चार्ज ने इस वाले चार्ज के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, है ना। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस किया क्योंकि इसका इस वाले चार्ज का अपना एक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, अब बात इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अच्छी बात है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चला कि भाई किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब तक हमें इंटेंसिटी का ना पता हो तब तक हम इसका यूज नहीं कर सकते भाई। मान लो कि कहीं पे चार्ज इतनी दूरी पर रखा है, अब हमें इस वाले चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस कराना है, इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस कराना है। तो क्या चाहिए मुझे, इस वाले चार्ज के द्वारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर चाहिए कि भाई ये वाला चार्ज कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिससे कि इस पे फोर्स लगा सके। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिससे कि इस पे फोर्स लगा सके। तो बिना इंटेंसिटी की नॉलेज हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि कितना फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, इस चार्ज के कारण, जब तक हमें यह ना पता हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं होता, पहले बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कौन करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी पढ़ी नहीं है तो हम जब भी बताएंगे इसे। ठीक है, तो फिलहाल हमने अज्यूम कर दिया कि भाई ऐसा कोई फील्ड होगा। ठीक, अब बात क्या कर रहे हैं, बात चल रही थी भाई हमारे पास किसकी बात चल रही है, क्या, इंटेंसिटी। रुक जाओ, चलो मैं इसे बना ही दूंगा ठीक से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा इस चार्ज का, चलो इसे छोड़ो, अब आओ क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, चलो भाई देखते हैं। मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है, यहाँ ये चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ को निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, कैसे वर्क करती है, सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं भी याद रखो कि अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड बना देनी है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इस तरह से बना देनी है तुम लोगों को। ठीक है, वरना बाद में तुम कंफ्यूज होगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रिप्रेजेंट होती है, आपने कैसे कर दिया था, इसलिए मुझे पता नहीं पड़ रही पहले। ठीक है, ये रहा भाई, चलो कोई नहीं। अब इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, क्यू है। ये वाला चार्ज कितने मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। अब हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्योंकि हमें इसकी इंटेंसिटी का पता लगाना है कि कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा, तो हमने एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया, यहाँ रखा। क्या ये वाला टेस्ट चार्ज इसके कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल यहीं तक ही है जहाँ तक ये लाइनें फैली हुई है ना। कहाँ तक है, यहीं तक है जहाँ तक लाइनें फैली हुई है। वैसे किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक जाता है, ये याद रखना, ये नहीं कि खत्म हो गया, बल्कि यह है कि दूर जाते जाते उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता कोई चार्ज उसके फोर्स को, है ना। उसके फोर्स को कोई चार्ज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता, वरना इसकी जो इंटेंसिटी है वो लाइनें सारी जा रही है इनफाइनाइट तक। लेकिन जो इसकी मेन पावर है कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके पास। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम इलेक्ट्रिक चार्ज के पास जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितनी दूर जाओगे उतना वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कैसे पता चला, ये लाइनें रिप्रेजेंट करती है। जितनी क्लोज ये लाइंस होगी उतना हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितनी लाइन दूर दूर होंगी उतनी लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को मैंने उठा करके यहाँ रख दिया। कितनी दूरी पर रखा है भाई, मान लो एक टेस्ट चार्ज इससे कितनी दूरी पर रखा है, मान लो एक टेस्ट चार्ज इससे रखा है भाई कितनी डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर रख दिया टेस्ट चार्ज को।
अच्छा, तो ये टैश चार्ज अब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण? इसके कारण। टैश चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, किसकी तरफ को? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में फोर्स F लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टैश चार्ज। देखो फोर्स एक्सपीरियंस किया ना, फोर्स को एक्सपीरियंस किया, किसने एक्सपीरियंस किया फोर्स को? टैश चार्ज ने। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टैश चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टैश चार्ज, पर यूनिट टैश चार्ज, पर यूनिट टैश चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब। तो भाई फॉर्मूला लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वेक्टर ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। कौन सा चार्ज? टैश चार्ज। कौन सा वाला चार्ज है बच्चों? एक टैश चार्ज। ध्यान रखना, भूल मत जाना कभी इस चार्ज को लिख लो, टैश चार्ज पे एक्सपीरियंस किया गया है फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? क्यू नॉट। तो भैया यहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में नॉलेज चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, मान लो कहीं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, मान लो हमें कहीं क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हमें वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे? वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू वेक्टर ई। तो यही फॉर्मूला बन जाता है हमारा किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो समझ में आई इतनी बात कि क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना कैसे लगेगा? देखो चार्ज ने लगाया इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और अगर ये निगेटिव होता तो उधर को जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लगता। चलो भाई, डायरेक्शन का पता चल गया, मैग्नीट्यूड का पता चल गया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमारे पास चार्ज कितने टाइप के होते हैं? हमारे पास चार्ज होते हैं तो पॉइंट चार्ज, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या होता है? पॉइंट चार्ज होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होता है। तीन टाइप के चार्ज होते हैं, तो पॉइंट चार्ज, एक सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब कई सारे चार्जेस को एक तरफ रख दो, और क्या आ जाएगा? और क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब मान लो कोई एक छोटा चार्ज रखा है, मेरी उंगली पे ये चार्ज रखा है, अब इस चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? एफ अपॉन क्यू, है ना, एफ अपॉन क्यू। ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्ज कर दूँ, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब मान लो ये पूरा बोर्ड है, मान लो पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड पे सब चार्ज लगे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, ऐसे कई सारे चार्ज हमने पॉइंट चार्ज लगा दिए। अब मैं तुमसे पूछूं यहाँ से थोड़ी दूरी पर, यहाँ इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? हाँ। कैसे? अगर हम सारे पॉइंट चार्जेस को अलग अलग तोड़ के सबको जोड़ दे, अगर हम सारे पॉइंट चार्जेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इंडिविजुअली और सबको ऐड कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला आराम से, मतलब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन क्या ये प्रोसेस आसान है? नहीं ना। तो क्या करना पड़ता है? तुम जानते हो किसी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ के अगर उसका हमें टोटल निकालना है, तो कौन सा टूल है हमारे पास जो न्यूटन साहब ने दिया था, जो बहुत ही हेल्पफुल था सभी चीजों के लिए? कौन सा टूल था वो? इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। कौन सा टूल है वो? इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। और हमने क्या देखा कि अगर कोई बहुत, मैंने बताया ना, अगर हमारे पास कोई बहुत सारी चार्जेस है तो हम क्या करेंगे? उसका एक छोटा टुकड़ा लेंगे, उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, डेफिनेट इंटीग्रेशन। बस सिंपल सी बात है, हमारे पास वो चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं गिने चुने चार्ज रखे हैं, मान लो n नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं, कैसे? एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज वहाँ, एक चार्ज वहाँ, एक चार्ज वहाँ, वो बन जाता है सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस था। जब हम एक ही प्लेट पे, मान लो इस पूरी प्लेट पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हुआ। और एक चार्ज कैसा हुआ? एक चार्ज इस दीवार पे रखा है, एक चार्ज उस दीवार पे रखा है रूम की, एक चार्ज इस दीवार पे रखा है रूम की। तो इन चार्जेस के कारण ये बन जाता है सिस्टम ऑफ चार्जेस। और यहाँ हम इंडिविजुअल, क्योंकि चार्ज गिनने लायक है ना, काउंटेबल चार्ज है, तो इन चार्जेस को क्या काम करेंगे हम? गिन करके इनको सबको ऐड कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या चीज़ पढ़ी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा अभी। तो अब हम तीनों चार्जेस के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। ठीक है, तो मजा आने वाला है बहुत। आराम से बने रहना और कॉपी पेन निकाल के नोट्स जरूर बनाते रहना, बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है जी। अच्छा जी, सर जी
आप कह रहे हो तो हम बना लेंगे, वरना हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। बच्चों बना लिया करो। चलो भाई, तो क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। चलो भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालना है अब हमें। चलो भाई देखते हैं क्या करता है, कैसे करता है ये वर्क, हाउ इट वर्क्स। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है जिसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। मान लो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी कितनी है, Q, मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का कितना है, Q। अब हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, मान लो कहाँ रखा है, यहाँ रख दिया एक टेस्ट चार्ज Q0। अब ये एक्सपीरियंस करेगा ना फोर्स, किस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, F, ठीक है, ऐसे। कितनी डिस्टेंस पर रखा है चार्ज, ये मान लो R डिस्टेंस पर रखा है। तो अब ये फोर्स एक्सपीरियंस क्या है इसने, ये फोर्स कितना है, जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, कितना होगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये सब पढ़ा है हमने, कूलम्ब फोर्स बोलते हैं ना, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F, E रहने दो, चलो इसे मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट। तो वेक्टर E हो जाएगा हमारे पास F कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये भाई हमारे पास क्या आया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो भाई एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जैसे किसकी लिखी थी, कूलम्ब लॉ की लिखी थी, ऐसे इसकी लिख दो बिना सोचे समझे। सोचना तो समझना तो पड़ेगा ना सर, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन कूलम्ब फोर्स में सोचा होगा, अब क्या सोचना, ठीक है। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म करने के लिए क्या करो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q अपॉन आर क्यूब मैग्नीट्यूड में, ऐसे वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर R। तो भैया ये क्या हो गई, हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। किसकी वेक्टर फॉर्म है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छी बात है, कर लोगे क्वेश्चन इसके, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता देना भैया अभी। चलो जी सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, 2 पॉइंट चार्ज है, दो चार्जेस हमारे पास, मान लो एक चार्ज ये रखा है Q1 और एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q2। ऐसे छोड़ो, ऐसे रखो, क्या है भाई, ऐसे है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस वाली डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है, देखो क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताओ भाई, एक चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज है Q, कितना, 2 माइक्रो कूलम्ब। इस पर क्या बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, मैं यहाँ लिख दूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स with direction on both charges if E is equal to 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला चार्ज क्या दे रखा है, पहला चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू क्या, 2 माइक्रो कूलम्ब, और दूसरा चार्ज दे रखा है हमें क्या, Q इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम्ब। ये दो चार्जेस दे रखे हैं भाई, दोनों चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इसका क्या बताना है, डायरेक्शन बतानी है। तो मान लो पहले केस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है, वेक्टर E किस डायरेक्शन में, 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब, ये लगा भाई यहाँ, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक चार्ज रखा, कौन सा, Q चार्ज रखा, मान लो रखा 2 माइक्रो कूलम्ब, Q चार्ज ये रखा 2 माइक्रो। इस पर कैसे फोर्स लगेगा, अच्छा एक बात सुनो, पहले इसकी बात करने से पहले हम एक बात कर देते हैं। देखो अगर मैं कहीं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ,
ये लाइन अगर ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये कैसे रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंटेशन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो वो कहाँ को भागेगा, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भागेगा। तो देखो एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव की तरफ को वापस जाती है। तो मतलब यहाँ कैसा चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से निकल रही है ना, तो यहाँ कैसे चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ कैसे चार्ज होंगे, निगेटिव 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 निगेटिव। अब तुम तो बता सकते हो ना कहाँ को भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तो आ नहीं सकता ना क्योंकि रिपल्सन का फोर्स है, कहाँ भागेगा, यहाँ। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चला जाता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और कैसा पाथ फॉलो करता है, कर्व पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। तो देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, डायरेक्ट सीधा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन है। क्या एक्सेलरेट होगा, कांस्टेंट रहेगा, यार एक्सेलरेट होगा, सिंपल सी बात है। क्यों होगा एक्सेलरेट, जैसे जैसे इसके पास आता रहेगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती चलेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती चलेगी वैसे वैसे दोनों के बीच का फोर्स बढ़ता चलेगा, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ता चलेगा वैसे वैसे वो धक्का मारता रहेगा आगे की तरफ को, है ना, तो उसे धक्का लगता रहेगा और वो एक्सेलरेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे भागेगा भाई, इस डायरेक्शन में कैसा मोशन पाथ करेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे पाथ है, स्ट्रेट लाइन। चलो भाई ये बात हो गई, कोई नहीं। अगर मैं निगेटिव चार्ज रख दूं वो जस्ट इसके अपोजिट जाएगा, कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। ये स्टेशनरी चार्ज की बात थी। कभी सोचो कि चार्ज मूव कराया, अगर चार्ज मूव करा देते तो दिक्कतें हो जाती, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम, हालांकि टेंशन मत लो। तो ये कैसा पाथ है भाई, स्टेशनरी पाथ को फॉलो करता है। हाँ, इस कंडीशन में चार्ज को मोशन भी दे दे ऐसे तो भी सीधा ही जाएगा। चलो भाई, तो अब यहाँ बात चल रही थी हमारी, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये सब चीज़ें भी पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये वाली जब 2 माइक्रो कूलम की बात चल रही थी, इस पे फोर्स बताना है। तो एक बार बता, फोर्स कैसे लगेगा, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगेगा सर। क्यों, क्योंकि अभी आपने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे भाग रहा। क्यों भाग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा होगा ना तरफ को ले जाने के लिए। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, ड्यू ईस्ट। फोर्स की डायरेक्शन तो ईस्ट ही है कितना, F इज इक्वल टू क्यू। ये सिंपल सी बात है, क्यू कितना है 2 10⁻⁻6 इंटू ये कितना है 10⁻5, तो ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा भैया इस पे, कौन से वाले चार्ज पे, 2 माइक्रो कूलम वाले चार्ज पे। ऐसे ही पॉइंट ए था, पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसा ही है, और क्या -5 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ रखा है। यहाँ कैसे भागेगा, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई। क्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई कितना है 10⁻5, तो हो जाएगा 0.5 न्यूटन। एफ किस डायरेक्शन में, ड्यू वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है, ड्यू वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा। और ये क्या है, ड्यू ईस्ट, ईस्ट। अब किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव रखा, कोई दिक्कत नहीं। ये निगेटिव था तो यहाँ निगेटिव क्यों नहीं रखा। मेरे बच्चों ये जो निगेटिव चार्ज है इसलिए नहीं रखा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम एक्चुअल में निकाल क्या रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। डायरेक्शन तो मैंने बता दी ना, कौन सी डायरेक्शन है, ड्यू वेस्ट। या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चले तो डायरेक्शन बता दी ना पहले क्वेश्चन में, ड्यू ईस्ट। तो डायरेक्शन तो दिखा रहा निगेटिव साइन, और क्या दिखाता है निगेटिव साइन, डायरेक्शन तो दिखाएगा। तो डायरेक्शन ऑलरेडी हमने दे दी, इसमें तो क्यों दिखाना, हमें मैग्नीट्यूड ही तो लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने 0.5 न्यूटन का, ठीक है। तो ये दिक्कत कोई। अच्छा, ये क्वेश्चन था किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, और क्वेश्चन करे एक आध, ये वाले तो तुम्हें मैंने बताई दी बात, एक बार और बता दूंगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भैया एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई हमारे पास एक कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई यहाँ पर एक चार्ज रखा है 5 माइक्रो कूलम का। अब इससे, इस चार्ज से P दूरी पर, वो P पॉइंट पर कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर मैं क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, इस चार्ज के कारण। तो बताओ, है ना, क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 5 माइक्रो कूलम। तो आराम से कर सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस है,
और ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, याद भी हो गई होगी अब तो। Q की वैल्यू होती है कितनी, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और R कितना है 2, तो 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 4, हो जाएगा 9 पंजे 45, 45 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर 3, या क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 11, कितनी बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है भाई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं कि भाई मैं रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन करा दूँ। कराएंगे, करेंगे, टेंशन मत लो। सिस्टम ऑफ चार्जेज जब पढ़ेंगे ना, तो वही सिस्टम ऑफ चार्जेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन। ये बोर्ड लेवल चल रहा है, ध्यान रखना कौन सा लेवल है, बोर्ड लेवल। अच्छा, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ लिया। क्या निकल के आया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने बताया था सर कि हम 3 चीज़ों के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना चाहते हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। तो अब तीसरे पॉइंट पे चले, किस पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसे बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो भाई, तो क्या करते हैं, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात चल रही है, तो मतलब क्या है, मतलब ये कि कई सारे चार्जेस रखे होंगे, n नंबर ऑफ चार्ज रखे होंगे अलग अलग, डिस्क्रीट सिस्टम बोलते हैं इसे। कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक ही बॉडी पे कई सारे चार्ज एक साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हो, और डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है कि एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज वहाँ, एक चार्ज वहाँ, एक चार्ज यहाँ, जिस कमरे में चार्ज को बिखेर दें हम, डिस्क्रीट सिस्टम हो जाएगा ये। तो वही बात है कि मान लो एक चार्ज है, ठीक है, Q नॉट, ये Q नॉट चार्ज रखा है। अब एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, एक चार्ज यहाँ रखा है Q2, एक चार्ज यहाँ रखा है Q3। ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वर्क करती है, जैसे फोर्स करता है, बता चुका बाद में फोर्स वाली, वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोल प्ले करती है। तो अब इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, कुछ ना कुछ होगी, किस डायरेक्शन में होगी, इस वाली डायरेक्शन में। ऐसे QN चार्ज ही लगा दिया भाई। तो मान लो ये ऐसे यहाँ से किस डायरेक्शन में लगेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। क्या कह देंगे, E ड्यू ऑन 0 ड्यू टू 1। चलो इसे E1 ही कह दो। कितनी डिस्टेंस पर रखा है ये, R डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से ये रखा है, कहाँ जाएगा, ऊपर। कितनी इंटेंसिटी से लगेगा, E2। कितनी डिस्टेंस पर रखा है, R2 डिस्टेंस पर रखा है। ऐसे यहाँ की बात करो तो ऐसे जाएगा ऊपर, और कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ को। कितनी इंटेंसिटी का, E3 इंटेंसिटी का। कितनी डिस्टेंस पर, R3। ऐसे ये रखा दो यहाँ, तो लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द करता है वर्क, तो ऐसे जाएगा कितना, EN। कितनी इंटेंसिटी, RN डिस्टेंस पर रखा है। तो ये है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अगर मुझे E नेट निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, E नेट, तो तुम जानते हो वेक्टर समीशन, वेक्टर को जोड़ना, सबको ऐड कर देंगे। कैसे, वेक्टर E नेट वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 और प्लस कहाँ तक, डैश डैश कहाँ तक, वेक्टर EN तक। ठीक है भैया, तो E1 क्या होगा, K है ना। कौन सा चार्ज, क्या ये लेना है, नहीं, टेस्ट चार्ज करो, नहीं टेस्ट चार्ज पर लग रहा, लग किसके कारण रहा है, वो चार्ज लेना है, इसके कारण लग रहा। ध्यान रखना, 2 चार्ज गिवन हो गए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो तुम्हें चार्ज ढूंढना है किसके कारण पूछी है, किस पे पूछी है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। हमसे किस पे पूछी थी, Q नॉट पे, लेकिन Q नॉट का कोई रोल ही नहीं है, Q नॉट पे तो लग रही है। लगा कौन रहा, वो ये है Q1 Q2 Q3 Q1, है ना। चलो भाई, तो K बाहर ले लो, और क्या चलो, तो अंदर क्या बचेगा, देखो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर और प्लस डैश डैश, ऐसे चलेगा। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा K समीशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, I इज इक्वल टू, अगर हम कहाँ से बात करें, 1 से I इज इक्वल टू N तक की बात करें, तो ये हो जाएगा QI अपॉन RI का स्क्वायर। जैसे जैसे तुम I की वैल्यू पुट करते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें अलग अलग फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे।
समीशन का मतलब जानते हो, जरा आई की वैल्यू 1 तो Q1 अपॉन R1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 तो Q2 अपॉन R2 स्क्वायर हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 तो Q3 अपॉन R3 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे देखो ये तो चल रहा कहाँ तक, आई इक्वल टू n तक। 1 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, 0 का मतलब कोई चार्ज ही नहीं है वहाँ, तो 0 से स्टार्ट का तो मतलब ही नहीं। तो ये भैया हमारे पास दूसरे पॉइंट निकल के आया जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रीट सिस्टम या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं हम। क्वेश्चन करें किसके ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड अगर मैं क्वेश्चन करने, ये तो मिटा दूं। अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ तुम लोगों के लिए, तो देखो यहाँ क्वेश्चन की अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा है यहाँ ओरिजिन पर, ये बिल्कुल सेम वही चार्ज है। ठीक है, अब एक चार्ज यहाँ रखा है 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर रखा है कितना 2 कूलम, 3 मीटर की दूरी पर रखा है कितना 27, ये है 8, है ना, ये 1। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक रखा है 4 मीटर की दूरी पर रखा है कितना कूलम 64 मीटर। ठीक है, 64 कूलम ये चार्ज रखे हैं। तो हमें बताना है फाइंड नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 ये है ओरिजिन, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट, इस पर बतानी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हें पता है देखो उसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में, चार्ज है ना, 4 चार्जेस हैं। तो ई नेट जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, अभी बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस क्या हो जाएगा E4। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी है, K तो बाहर ले लो, चलो क्या जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर। ठीक है, K Q1 की वैल्यू कितनी है, ये माइक्रो कूलम है, सारे ध्यान रखना, क्या है सारे के सारे चार्जेस है माइक्रो कूलम में, कूलम बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है भैया, तो माइक्रो कूलम में रख के सही रहता है। Q1 की वैल्यू कितनी है 1, माइक्रो को बाहर निकाल लिया हमने, माइक्रो को कहाँ निकाल लिया बाहर, क्योंकि सब में माइक्रो आएगा, 1 स्क्वायर प्लस Q2 8 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 27 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 64 अपॉन 4 स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -6 बाहर। K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, ये कितनी बार कटेगा 4 बार इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये कुल मिला के हो जाएगा कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, इंटू 3 6 और 4 10, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ऐसे हम आराम से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन कर सकते हैं ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम। कोई दिक्कत आया समझ में, क्वेश्चन कैसे करना था, हुआ आसान। ठीक है, मिटा दो इसे, है ना, इसे मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखो ज़रा, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछा है कि भाई 2 चार्ज रखे हैं, यहाँ एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q2, यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, मान लो हमसे कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, XR डिस्टेंस पर रखे हैं, दोनों चार्जेस कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, R डिस्टेंस पर रखे हैं, है ना। अब हमसे पूछेगा कि एक टेस्ट चार्ज लाए और वो कहीं बीच में रख दिया, एक टेस्ट चार्ज ला करके हमने कहीं बीच में रख दिया, तो जब क्या है भाई ये, अब टेस्ट चार्ज ला करके हमने कहीं बीच में रख दिया, मान लो टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है बीचों बीच। अब हमसे पूछा है कि इस टेस्ट चार्ज को कहाँ पे ला के रखे, इस टेस्ट चार्ज को इस लाइन ज्वाइनिंग में कहाँ पे ला के रखे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाए 0 हो जाए, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0 हो। तो लिखेंगे वेयर शुड बी Q नॉट प्लेस्ड टू गेट E नेट इक्वल टू 0। चलो भाई ये क्वेश्चन है। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन है, हमें तो मेरा चार्ज को कहाँ पे ला के रखा, हमने मान लिया कि इस चार्ज को x डिस्टेंस पर ला के रखा पॉइंट O पे, तो बची कुछ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस x। ठीक है, अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में E1, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए E1 लिखा। ठीक है, ऐसे ही Q2 लगाएगा इस पे किस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में E2 क्यों आ रहा पता है ना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज
एक टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्या बन जाती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई अब क्या करें, देखो ई नेट, तो ई नेट क्या हो जाएगा एट ओ, ई नेट एट ओ, ओ पॉइंट पे ई नेट, देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, तो ई नेट 0 हो जाना चाहिए। E1 की वैल्यू कितनी आएगी, के क्या Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के Q2 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, ये Q दोनों सेम चार्ज रख दो, चलो दोनों की चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कर दो, सेम कर दो। K कॉमन निकालो, Q कॉमन निकालो, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर क्या बच जाएगा ये x इक्वल टू आर अपॉन 2, ये आएगा भाई निकल के। तो मतलब कहाँ पे रखना चाहिए, टेस्ट चार्ज को बीचों बीच रखना चाहिए, जिससे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। कैसे क्वेश्चन करने हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बोर्ड लेवल के हिसाब से हमने कर लिए। हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है अभी वो पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पॉलीगन बेस प्रॉब्लम और कर लो जरा। कौन सी बेस प्रॉब्लम और कर दो, पॉलीगन बेस प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पॉलीगन, देखो हमने 2 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ दिए, एक तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी हमें पता है कि हमने 2 ही टाइप की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसी के बारे में हम जानते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे ये मैंने बेसिक कराए हैं, सारे नहीं मैं बेसिक कराए हैं। अब जो न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूँ पॉलीगन बेस टाइप, वो क्या है कि उसमें शेप दी होंगी, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे, स्क्वायर बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, है ना, और उसके किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या एक स्पेसिफिक चार्ज पे हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं, जैसे ही तुमने कूलम्ब्स लॉ में करा था सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, एक भी क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सारे के सारे वैसे ही होने। मैं 3-4 टाइप की प्रॉब्लम यहाँ करा देता हूँ और अच्छे से तुम कर लेना, है ना। तो मान लो हमें क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह दो, चलो इसे क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ई नेट। फाइंड ई नेट, सबके क्वेश्चन यही नेट होना है ना। तो एक ट्रायंगल दे रखा है भैया, मैं दे रखा है ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इसका ए, ये क्या है, इसकी सारी साइड सेम होगी, एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इस पे चार्ज रखा है Q, इस पे चार्ज रखा है -Q, इस पे चार्ज रखा है Q। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, है ना। किस पे, ये मान लो A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है C। तो किस पे बताना है, इस पे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, किस पे, E नेट एट C। चलो भाई C पे बतानी है। तो देखो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो कैसा फोर्स होगा दोनों के बीच, अट्रैक्शन का। तो ये वाला अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करेगा इस तरह से, क्या हो जाएगा E1। E1 क्यों कहा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, तो E1, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं वैसे भी हम। ऐसे ये वाला ऐसा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, कैसे, इस वाली डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा ये E2। अच्छा, इन दोनों, ये दोनों कितना एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है ना। अब इन दोनों का नेट कहाँ को निकलेगा, इन दोनों का नेट निकलेगा बीच में। इन दोनों का नेट कैसे निकलेगा, बीचों बीच निकलेगा कुछ इस तरह से। ये निकला भैया हमारे पास क्या, ई नेट। तो ई नेट कैलकुलेट करना है, तो ई नेट क्या हो जाएगा, सब जानते हैं क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, अंडर रूट लगा दो यहाँ, क्या लगा दो यहाँ, अंडर रूट। ठीक है भैया, E1 की वैल्यू देखो कितनी है, चलो पहले E1 E2 कैलकुलेट कर ले। तो E1 क्या होगा, E1 होगा K, इसके कारण लग रहा, ये नहीं लेना, इसके कारण तो लग रहा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, R मतलब ये वाला A स्क्वायर। ऐसे ही क्या E2 निकाल लेंगे, E2 क्या हो जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर। क्या E1 E2 दोनों सेम आए हैं, क्या E1 E2 दोनों सेम है, तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा। तो E नेट की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे, तो E नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60, यही तो आएगा, कॉस 60। तो ठीक है भैया यहाँ रख दो, तो E स्क्वायर और E स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और किस में लिख दो, अंडर दी रूट। इस वाले 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3E स्क्वायर। E ले लो बाहर, तो E आएगा बाहर और अंडर रूट 3 अंदर, तो बचेगा E, कितना बचेगा, E की वैल्यू देखो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट E। ऐसे हम E नेट निकाल सकते हैं एट पॉइंट C पे। ठीक है, एट पॉइंट किस पे निकाल सकते हैं, C पे। अच्छा,
अगर ये पॉइंट माइनस का जो चार्ज है प्लस का चार्ज होता तो क्या होता, अगर ये जो माइनस वाला चार्ज है प्लस होता तो क्या होता, मान लो ये चार्ज क्या होता, प्लस होता। मैं बता रहा सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व तो तुम कर लोगे खुद, ये होमवर्क है, ये मान लेना। ये क्या है, ए, ये बी और ये सी, ये क्यू है भैया, ये क्यू है और ये भी क्यू। तो ये वाला इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होता, रिपल्सन का तो ऐसे लगता E1, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा रिपल्सन का तो कैसे लगेगा E2, और इन दोनों का एंगल 60 डिग्री अभी भी देखो क्योंकि ये भी 60 है। और कहाँ निकलेगा इनका नेट, बीच में E नेट। तो क्या सेम टू सेम यही आएगा, सेम टू सेम यही आंसर आना है, क्योंकि माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, इस वाले चार्ज का तो कोई रोल ही नहीं है, इस वाले चार्ज का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। देखो क्योंकि हम क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, नॉट ऑन टू द चार्ज। किस चार्ज पे है ये नहीं पता, किस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं वो है मेन, है ना। तो ऐसा आराम से हम कर लेंगे। अगर कोई चार्ज मैं हटा के सबको बीच में रख दूं यहाँ पे Q, तो यहाँ पे बताओ भाई, तो देखो ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, कैसे, ऐसे लगेगा E1 और इस पे लगेगा E2 कुछ इस तरह से, और E3 लगेगा कुछ इस तरह से, है ना। तो इन दोनों का नेट कहाँ को निकलेगा, बीच में E नेट, और इस वाले E नेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ये E3। तो कट कटा के क्या आएगा, फिर भी 0 ही आना है, ठीक है ना, 0 आना है, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे निगेटिव कर दूँ तो, अगर मैं इसको निगेटिव कर दूँ तो ये वाला हट करके यहाँ से कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा E3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, हमें क्या तोड़ने पड़ेंगे, कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। कितना एंगल हो जाएगा, देखो ये कितना एंगल पे था, ये 30 एंगल हो जाएगा नहीं, ये 30 है, 90 तो 60, और ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 60, और ऊपर वाला कितना जाएगा, ये नहीं, ये 60 नहीं होगा, ये 30 वो ये 60 हो जाएगा, देखो क्योंकि ये 30 तो ये 60, ये आएगा 30 और ऊपर वाला फिर से 60, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं 6 दूनी 12, ये 180, 6 दूनी 12, 3 गलत हो रहा शायद, नहीं तो सही तो था यार, 60 तो था, ये 60 और ये भी 60 और ये भी 60, देखो लीनियर पे 180 डिग्री ऐसे निकाल सकते हैं। तो आराम से हम इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे यहाँ और उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे यहाँ, सिंपल सी बात है, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम तो ऐसी है भाई, ट्रायंगल पे ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा भी क्वेश्चन आराम से कर लेना। बाकी क्वेश्चन जिन्हें नहीं देखे, जो पहली बार देख रहे हो, कूलॉम फोर्स वाला क्वेश्चन वो लेक्चर देखना, उसमें आराम से यही क्वेश्चन कराए गए, सेम टू सेम वही है। कूलॉम फोर्स के क्वेश्चन करते समय क्या होता था, ये वाला चार्ज दोनों साथ लेने पड़ते थे, या ये वाला दोनों लेने पड़ेंगे, या ये वाला तब भी दोनों लेने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसके कारण निकाल रहे हैं, इसके कारण किस पे निकाल रहे हैं, इस पे, तो हमें इससे कुछ नहीं लेना, जिसके कारण निकाल रहे हैं वो लेते हैं बस, ठीक है। तो ये तो भैया ट्रायंगल बेस्ड प्रॉब्लम थी जो कि हमने निकालनी सीख ली कि कैसे ई निकालते हैं, ई नेट निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर बेस्ड प्रॉब्लम करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें तो हमें मान लो कोई स्क्वायर दिया है, ये ऐसे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, सब बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एक चार्ज रखा है क्यू 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 क्यू, ये चार्ज रखे हैं यहाँ पे, है ना। अब हमें कहाँ पे निकालना है पॉइंट, इस वाले चार्ज पे नेट ई निकालना है। फाइंड ई नेट एट, ये कह दो क्या, ए बी सी डी, एट सी पे ई नेट निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इन दोनों चार्जेस के बीच कैसा फोर्स है, रिपल्सन का, कहाँ को लगेगा, इस डायरेक्शन, जो कि ई बन जाएगा क्योंकि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच भी रिपल्सन, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, ये E2, ऐसे इन दोनों के बीच क्या आएगा, देखो इस तरह से जाएगा, कुछ बिल्कुल अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग चलता है ना, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, E3, ठीक है। अब एक बात बताओ, E1 और E2 इन दोनों का नेट कहाँ पे निकलेगा, बीच में ऑलरेडी E3 रखा है, तो क्या होगा, इन दोनों का नेट इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, क्या कर जाएगा कि ई नेट आ जाएगा यहाँ से, ई रिजल्टेंट। अब ई रिजल्टेंट और E3 का समेशन को क्या कह देंगे, ई नेट एट सी। तो कुल मिलाकर अगर मैं ई नेट की बात करूँ तो ई नेट क्या होगा, ई रिजल्टेंट और प्लस E3। ई रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों के कारण, जो कि होता है अंडर रूट क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा, E3, ये क्या हो जाएगा, E3। अच्छा साहब, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये क्या है, अंडर रूट E1 की वैल्यू कितनी है, E1 और E2 का सेम होंगे। देखो ये वाला चार्ज भी Q, ये वाला चार्ज भी Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी A, तो E1 और E2 तो सेम होंगे, ये A हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, A अंडर रूट 2, डायगोनल स्क्वायर का तो जानते हैं निकालना सब। तो क्या हो जाएगा, देखो
E1 E2 सेम, तो क्या लिखेंगे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E मान लो थोड़ी देर के लिए, जो कि क्या होगा K Q अपॉन A स्क्वायर। और अगर मैं E3 कैलकुलेट कर लूँ हाथ के हाथ, तो E3 इन दोनों के वजह से है, तो K Q अपॉन किसके का कौन सी डिस्टेंस है वाले, तो A अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के K Q अपॉन 2A स्क्वायर ये हो जाएगा। तो रखो भाई ये वैल्यू, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो E1 E2 E मान रखा ना थोड़ी देर के लिए, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस एंगल कितना है 90 प्लस E3 तो चल ही रहा है, E3 क्या हो रहा है, चल रहा है। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये बचा E, तो क्या हो जाएगा 2E स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस वहाँ क्या चल रहा है E3, वैल्यू निकालो बाहर, तो E रूट 2 तो ये बचा और E3, तो कुल मिला के अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q अपॉन A स्क्वायर, कॉमन ले लो सब में से, क्या आएगा रूट 2 और E3 की वैल्यू 1/2। तो भैया ये हमारे पास E नेट है। अगर तुम्हें बात बताऊँ मैं तो क्या है, ये क्या है E नेट निकल के आया है, जो कि तुम्हें आई थिंक पता चल गया होगा कि कैसे स्क्वायर के लिए, ट्रायंगल के लिए या रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल भी होता तो क्या चेंज होता, बस E1 मान लो A आती डिस्टेंस और E2 की B आ जाती डिस्टेंस यहाँ, और तो कुछ नहीं है ना रॉकेट साइंस। ठीक है, तो हम ऐसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन के लिए कि कैसे नेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ भी चार्ज, अब देखो चार्ज चेंज कर दो, तुम बीच में चार्ज रख दो, क्यों, मान लो ये हटा के मैंने क्या काम किया, एक स्क्वायर ले लिया, ये मान लो क्या हुआ, ये स्क्वायर ले लिया, यहाँ रखा बीच में चार्ज Q, ये Q ये Q ये Q और ये Q, तो क्या होगा, ये वाला इस पे लगाएगा इधर, ये वाला इस पे लगाएगा इधर, ये वाला इस पे लगाएगा इधर, और ये वाला इस पे लगाएगा इधर, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल कर देगा नहीं कर देगा, क्योंकि सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम, सारे चार्जेस के बीच की डिस्टेंस सेम। हाँ, ये गलती मत कर देना, मान लो अगर ये 2Q चार्ज है, अगर मान लो 2Q चार्ज होता तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती, तो ये इसे कैंसिल नहीं कर पाता। ठीक है, तो कैसे निकालते नेट, मान लो इसकी 2Q तो इधर को, इसका Q उधर को, तो दोनों को घटा के जो आता, सबट्रैक्ट करके जो आता वो नेट होता। तो कोई दिक्कत यहाँ तक अगर मैं 2Q भी लिख दूँ, तो अगर मैं माइनस को रख दूँ, मान लो मैंने अगर ये Q ही था, इसे माइनस ही कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो इसका जो इधर है ये भी इधर ही जाएगा Q, तो ये दोनों तो कैंसिल। अब इन दोनों का नेट निकलेगा E प्लस E, इन दोनों की वजह से है ना, जो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों का नेट उस डायरेक्शन के ऐड कर देंगे, दोनों को आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। मान लो मैं क्या ले लूँ, हेक्सागन ले लूँ, क्या ले लें हम भाई, हेक्सागन ले ले, चलो भाई हेक्सागन लेके ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन है हेक्सागोनल, ये भाई हेक्सागोनल है, ये क्या है A B C D E F, सब पे चार्ज क्या रखा है, Q रखे हैं, सब पे चार्ज क्या रखे हैं, Q रखे हैं, सारे पे सब पे चार्ज क्या रखे हैं, Q रखे हैं। पॉइंट O पे बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, किस पे बतानी है, पॉइंट O पे। तो देखो सिंपल सी बात है, ये लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा इस पे इस डायरेक्शन में, ये लगाएगा यहाँ और ये लगाएगा वहाँ, ये लगाएगा वहाँ और ये लगाएगा यहाँ, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, क्या आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0, क्या आएगी 0। मान लो मैं कोई एक निगेटिव कर दूँ, ये वाला चार्ज मैंने निगेटिव कर दिया मान लो, तो ये जो लगा रहा था यहाँ वो भी यहीं पे लगेगा, वो भी अट्रैक्ट होगा, तो बाकी तो सारे कैंसिल, केवल 2 रह जाएंगे, इन दोनों का नेट निकाल लेंगे आराम से। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर सकते हैं। मान लो मैं 2 निगेटिव कर दूँ, इसे भी निगेटिव कर लूँ, तो इसका भी जाएगा वहाँ, ये दोनों तो कैंसिल, ये 2 रह गए, इनका नेट निकल के आएगा मान लो E डैश, इनका नेट निकल के आएगा मान लो E डबल डैश, तो इन दोनों का क्या निकलेगा, अंडर रूट E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर और प्लस E डैश E डबल डैश कॉस थीटा, 2E डैश E डबल डैश कॉस थीटा। तो ऐसे हम आराम से पॉलीगन बेस्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है तो वो कराऊंगा। देखो जेई नीट के लिए तो अलग कॉर्नर बनाता हूँ मैं हमेशा, उनके लिए अलग क्वेश्चन करेंगे अच्छे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए क्या था भाई, ये 2 चार्जेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पॉलीगन बेस और सिंपल चार्ज बेस प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली, देख ली। मान लो और चार्जेस की प्रॉब्लम की बात करूँ मैं, तो वैसे प्रॉब्लम तो सब यही है यार। देखो अगर और प्रॉब्लम देखनी है तो कूलॉम वाला चैप्टर देखोगे, कूलॉम फोर्स वाले लेक्चर देखोगे जब तुम, तो उसमें जो जितनी प्रॉब्लम्स है सारे के सारे प्रॉब्लम तुम इस मेथड से भी करके देखना, ठीक है। तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना भी आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस है भाई, बस एक चार्ज ही तो गायब होगा, उसमें Q1 Q2 दोनों लेते थे, इसमें केवल Q लेना है,
जो लगा रहा वो लेना, जिसके कारण लग रहा वो नहीं ले रहा, जबकि फोर्स के केस में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो यहाँ तक आई थिंक तुम लोगों की समझ में आया है कि कैसे नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अलग अलग शेप के लिए, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक रॉड का, लीनियर वो चार्ज रिंग के लिए बनाना है, तो इनके लिए अलग लेक्चर बनेगा, क्योंकि अच्छा लेक्चर होगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा और उसमें सब कुछ तुम देखोगे भी। हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ कि जो ई आया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो आया था वो क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आया। अगर मैं यहाँ किस किस के बात करूँ, ग्राफ के बीच की बात करूँ, किसके ग्राफ की, R और E के बीच के ग्राफ की बात करूँ, R और E की ग्राफ की बात करूँ, तो देखो E, देखो क्योंकि Q तो कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, मतलब जैसा जैसा डिस्टेंस इंक्रीज करोगे वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, मतलब वही तो नोटेशन है। तो ये ग्राफ होता है किसका, E और R के बीच का। तो बच्चों ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज थी जो मुझे बतानी थी, जो मैंने बता दी तुम लोगों को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि अगर किसी चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई नहीं देता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और क्या, और ये कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट खींच देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पर एक टेंजेंट खींचे, तो वो टेंजेंट ऑलवेज विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी फोर्स। मतलब कि अगर वो टेंजेंट खींचेंगे, उस टेंजेंट पे जो, उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन किसको डिनोट करेगी, फोर्स को, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ग्राफ बना लेना। अब क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे बनाओ, डेफिनेशन दूसरी बनाओ, है ना, अच्छी डेफिनेशन है जो लगे। टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड we draw इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है भैया। अच्छा, इफ वी, चलो ये तो बात की बात है। तो ये भैया ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब जैसे मान लो कोई हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू, तो याद रखना प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ को जाती है। प्रॉपर्टी है इनकी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज लीव्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो भाई ये ऐसे, ये पॉजिटिव नहीं, बाहर को आउटवर्ड, ये ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पास है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग है, और जितनी दूर दूर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाती है लाइन, ध्यान रखना, हल्के मत लेना ऐसे। लेकिन बस वो ये कि इसकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि एहसास नहीं हो पाता, ठीक। चलो भाई, तो ये तो थी पॉजिटिव चार्ज के कारण। और अगर निगेटिव चार्ज की बात करो तो मान लो निगेटिव चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, अंदर इसके, किसके, निगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ को जाती है,
ठीक है, ये ऐसे ऐसे जाती है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज की तरफ को ऐसे चली जाती है अंदर की तरफ को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर को जाती है। ठीक, ये अलग अलग पॉइंट चार्जेस है, ये पॉइंट चार्ज है ए, ये पॉइंट चार्ज है बी। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन से पॉइंट चार्ज, ये पॉजिटिव वाला चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव वाला चार्ज है। अच्छा, अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना दे, एक पॉजिटिव चार्ज रख दे, एक नेगेटिव चार्ज रख दे, तब क्या होगा। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें और एक नेगेटिव चार्ज रखें तब क्या होगा। देखो, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए थी। अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। देखो भाई, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ और यहाँ कौन सा चार्ज रखा है, नेगेटिव। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ को वापस, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव 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 को वापस, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये कैसे होता है, ऐसे ऐसे न मुझे तुम देखो। तो ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं भाई, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, तो कहां पे होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के पास में, है ना। पॉजिटिव चार्ज के पास में मैक्सिमम होगा, इस वाले चार्ज के पास में भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, बिल्कुल बीचों बीच। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, मिडिल में मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये तो बहुत चार्जेस अनलाइक चार्जेस थे, अनलाइक चार्ज, ये अनलाइक चार्ज के लिए था। और अगर लाइक चार्ज हो, मान लो पॉजिटिव ये और ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होगी। देखो, ये तो यहाँ से निकल रही है बाहर को, ये निकली बाहर को, ये निकली बाहर को। अब इसके पास जाना तो चाह रही थी लेकिन मुड़ जाती है, रास्ता बदल दिया, जा रही है, ओहो तकड़ रहा, पीछे को मुड़ गई ऐसे, है ना। जा रहे सामने गुंडा बैठा, पीछे को मुड़ गया ऐसे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच कैसा फोर्स है, दुश्मनी। दोनों के बीच क्या है, दुश्मनी। बता रहा ना पहले लेक्चर में, ये क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, प्यार। तो इसने इससे बॉन्ड बना लिया भाई, प्यार है तो। अभी इसके बीच क्या है, दोनों के बीच दुश्मनी। अब दुश्मनी तो भाई ये था, अभी जा रहा भाई, चलो भाई उससे प्यार करते हैं। जाकर दिखाऊं, दुश्मन पीछे में मुड़ गया, डर लगा वरना मार देगा, पेल देगा, तो उसने क्या, रास्ता काट लिया। यही केस इसके साथ है, वही केस इसके साथ था। ठीक है, अब जरा ये लाइट डिस्टर्ब करती है बार बार, तो ये क्या होता है, देखो निगेटिव। अब इतने जाते जैसे इसके बाद देखा, मुड़ गया क्योंकि दुश्मनी। भाई सामने दुश्मन बैठा है, मुड़ जाओ पीछे को, क्योंकि दोनों के बीच कैसे है, दुश्मनी। अब यही केस इस वाले चार्ज के साथ हुआ, ये भी जा रहा था, चलो भाई प्यार करते, नहीं दुश्मन बैठा है, चलो भाई प्यार, नहीं दुश्मन, चलो भाई नहीं मार देगा, ये टच मत कर देना, टच नहीं होती लाइन, ऐसे ही ये। अब यहाँ मैक्सिमम कहाँ पे होगा, चार्जेस के पास में। मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ बीचों बीच। तो ये भैया हमारे पास किसके लिए है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई दो पॉजिटिव चार्ज रखे होते हैं। तो भैया ये ऐसे, अगर दोनों चार्ज निगेटिव हो, मान लो ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, तब क्या होगा, तब बस सेम ही चीज़ है, इसके अंदर को आ जाएगी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाकी आएगी तो कैसे आएगी, तो ऐसे ही ना मुड़ के आएगी, तो ऐसे ही ना मुड़ के आएगी, तो ऐसे ही, क्योंकि दुश्मनी है ना दोनों के बीच। क्या है दोनों के बीच, दुश्मनी, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ठीक है, तो ये भैया हमारे पास क्या हुआ, इनके बीच क्या है, दुश्मनी है, तो भैया अपना टच नहीं करेगा आपस में। तो ये तो था सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हमें ड्रॉ करनी है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना। तो यहाँ तक तो तुम्हें बातें समझ में, ड्यू टू क्या है, ड्यू टू लाइक चार्जेस, दुश्मन के लाइक चार्जेस, ड्यू टू लाइक चार्जेस। अच्छा, लाइक चार्जेस के कारण थी। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हम ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तोड़ मोड़ क्यों नहीं रहे, एक दूसरे को काट क्यों नहीं रही है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, इनकी प्रॉपर्टीज पे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें इन्हें ड्रॉ करना होता है। ऐसे ही थोड़े ना कि अंधेरे में तीर चला दिया साहब, कि गया तीर अंधेरे में लगा दिया, बस बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा,
कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे रिप्रेजेंट कर रही है और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, जिससे कि हम आगे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी शेप के लिए बना सके। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 4 हेडिंग लगा लो भैया बना के, क्या लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज गिनते चलो आराम से, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई? पहली प्रॉपर्टी तो वही इट लीव्स पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। इट लीव्स या इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड goes to the negative charge, मतलब पॉजिटिव से निकली नेगेटिव को वापस चली गई। नंबर 2, इफ वी ड्रॉ a tangent on the electric field lines, it shows the direction of force, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो टेंजेंट जो होगा किसके डायरेक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को। कैसे? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो भाई, ऐसे ये कर दी तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो भाई ऐसे, ये किसे शो करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है भैया, चलो अच्छी बात है। नंबर 3 क्या है? दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये कभी भी क्या नहीं बनाती? क्लोज लूप का मतलब ऐसे नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकली और अंदर ही पॉजिटिव चार्ज में चली गई, निकल के पॉजिटिव चार्ज में ही चली गई, अंदर निकली। तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि एक ही चार्ज से निकल के उसी चार्ज पे वापस नहीं जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। नंबर 4 की अगर बात करें, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये E1 और ये E2, मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट O पे काटा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, एक E1 और एक E2, जो कि इम्पॉसिबल केस है। जैसे 2 फ्लूइड लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 11th क्लास में पढ़ा होगा ना कि 2 भी स्ट्रीम लाइन फ्लूइड की लाइनें एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती, क्योंकि एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी ए 2 डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल केस। तो इस पॉइंट O पे E1 और E2 2 डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? नियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज हाई इंटेंसिटी एंड वाइस वर्स। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, और अगर दूर है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ये चीजें पता चल गई तुम लोगों को कि क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे, जैसे कि हमने ड्रॉ की। अब कुछ शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो भाई क्या करते हैं? चलो मिटा दो इसे, तो पॉज करके उतार लिया करो भैया, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर फॉलोइंग शेप। चलो भाई, एक प्लेट रखी है, ये प्लेट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। इस पॉइंट P पर एक चार्ज रखा है -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन, ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर, और ये सिलेंडर क्या है?
पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली सिलेंडर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमें क्या निकालनी है, इंटेंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर के कारण, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर के कारण। ऐसे ही क्या है, एक डाइपोल रखा है, प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू यहाँ, दोनों एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर रखे हैं, 12 डिस्टेंस पर रखे हैं। तो इसके कारण भी क्या निकालनी है, क्या ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पॉइंट बी हुआ और ये पॉइंट क्या हुआ, सी हुआ, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हमें ड्रॉ करनी है। तो देखो खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, होमवर्क में कर लेना चाहे वीडियो पॉज कर दो, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, फिर भी बतानी तो है ही। चलो भाई होमवर्क में क्या करोगे, यहाँ तो देख ही लोगे अब तुम। तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, निगेटिव पे चली जाती है, तो कैसे निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये होगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकलेगी, और ये ऐसे 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 और ऐसे, ठीक। इसकी बात अगर हम करें तो ये निकलेगी ऐसे ऐसे। देखो सर्कुलर है ना थोड़ा सा, इसलिए ऐसी आ रही कर्व। स्ट्रेट लाइन होती तो वैसी आती है ना। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से निकलेगी बाहर की तरफ को। क्या सर यहाँ क्यों निकली, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है ना बाबूजी, निगेटिव चार्ज की तरफ को तो झुकेगी ना सारी की सारी जा करके, तो खुद ही कर्व हो जाएंगी। हाँ अगर मैं यहाँ भी निगेटिव चार्ज रख दूँ मान लो इसके पास, तो ये भी तो झुकेगी ना, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज नहीं रखता तो सीधी जाती ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस यूज किया करो, कॉमन सेंस। चलो भाई ये हुआ ऐसे ही, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बन गई, मकड़ी, क्या बन गई, स्पाइडर मकड़ी। चलो भाई इसकी बात करें तो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, तुम आई तो बाहर आई, तुम आए तो आया मुझे गली में चो निकला। मिडिल पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, मिनिमम बताया था। मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। मिडिल पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो क्या होगी, 0, ठीक। चलो भाई तो ये कुछ शेप थी जिसके कारण हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा बार बार, जिसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी सीख ली है। आई होप तुम लोगों की समझ में आया है ये कि कैसे की। अब हम लास्ट चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं लास्ट चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है भाई, शील्डिंग कवच। शील्डिंग का मतलब क्या है, कवच। एक कवच बना लिया। कवच मतलब कि कोई चीज़ है, मैं इसके अंदर दुबक गई और बाहर से एक पिंजरा बना दिया गया जिससे उस पर कोई टच ना कर दे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होकर निकलती है या नहीं, और नहीं निकलती तो क्यों नहीं निकलती। तो देखो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, मान लो मेरे पास एक क्या स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर है, वो अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला, उसका केवल ऊपर का सरफेस है, जब बॉल होती है अंदर से क्या है, वो होलो है। मैंने क्या कि पिचकारी देखी है ना होली पे, पिचकारी ली, उसमें सारे चार्जेस भरे, पॉजिटिव चार्ज भर लिया पूरा, और उसके अंदर घुस के पिचकारी भर दी, ठीक, मतलब ऐसे। जैसे मान लो क्या है ये होलो स्फीयर है। मैंने क्या कहा, पिचकारी ली, पिचकारी इसके अंदर सारे के सारे चार्जेस ठूस दिए। कौन से, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये हो गया भाई। अब बीच में क्या है, बीच में तो स्पेस है, बीच में तो कुछ है ही नहीं ना। जब बीच में कुछ नहीं है तो चार्ज कहाँ जाएंगे, चार्ज ढूंढेंगे सरफेस। चार्ज क्या ढूंढेंगे, सरफेस ढूंढेंगे कि चार्ज भागेंगे इधर उधर को, कुछ मिले जहाँ पे चिपके जा करके, क्योंकि स्पेस में नहीं तैर सकते। क्या होगा, चार्ज क्या ढूंढेंगे, एक सरफेस ढूंढेंगे। तो चार्ज धीरे धीरे क्या ढूंढेंगे, सरफेस ढूंढेंगे, और चार्ज यहाँ से हट करके ऑटोमेटिकली रेडियली क्या हो जाएंगे, रिपल्सन फोर्स के कारण ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसको ऊपर, है ना। क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बन जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पा जाएंगे। ये तो होलो की बात थी। क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को निकलेगी। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कोई मतलब ही नहीं है। चाहे तुम कितना ही चार्ज अंदर को ठूस दो, सारा का सारा बाहर आ जाएगा निकल के। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अंदर, 0।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ होगी वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो एक कंडक्टर की बात थी, किसकी बात थी, कंडक्टर, कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, मेटल, ठीक है, जो करंट इजीली फ्लो कर दे। तो ये थी भाई, ये थी होलो, होलो कंडक्टर है। क्या सॉलिड में भी ऐसे ही होगा, होलो, क्या सॉलिड में भी ऐसे ही होगा, देखते हैं भाई। अब हमने क्या काम किया, इसको रिप्लेस करके सॉलिड कंडक्टर ले लिया एक। चलो भाई सॉलिड ले लो। अगर हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं तो मालूम है सॉलिड, अब सॉलिड अंदर से भी सॉलिड है मेटल का, अंदर से भी सॉलिड, बाहर से भी सॉलिड। हमने क्या किया, इंजेक्शन लिया, उसके अंदर रख के पिचका फिर ठूस दिया। अब चार्ज कुछ ऐसा होगा, देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, चार्ज फिर सरफेस ढूंढेगा, क्यों, सरफेस तो मिल गया उसे, सर मिल तो गया बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है। कंडक्टर में चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा, रुकेगा तो नहीं ना चार्ज। अरे चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, कंडक्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसमें, कंडक्टर्स में। जब हमने एक जगह चार्ज दी दिया तो वो क्या वहीं रुका रहेगा। मान लो एक वायर है, वायर के मैंने इस एंड पे चार्ज दिया तो क्या यहीं रुका रहेगा चार्ज, नहीं, पूरा कंडक्ट होकर दूर तक जाएगा जहां तक वो वायर फैला हुआ है ना। तो हमने चार्ज अंदर दिया, लेकिन ये क्या होगा, क्योंकि मेटल है तो कंडक्ट होगा, कंडक्ट होकर क्या आएगा, ये इधर पहले चार्ज यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे ये वाला चार्ज यहाँ यहाँ घूमते घूमते यहाँ, घूमते घूमते यहाँ, 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 तो रेडियली क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। अब भी ये बाहर ही स्थापित हो जाएगा, अंदर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज कंडक्ट होके बाहर आ जाता है। किसके केस में है, केवल ये कंडक्टर के केस में। किसके केस में, कंडक्टर। तो अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 0। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी कितनी है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बन रही है, बाहर को जा रही है, अब भी कहां को जा रही है, बाहर को। तो भैया चाहे कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक उसके अंदर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे क्रॉस नहीं करती। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। जो हमारे प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर हम उन इंस्ट्रूमेंट को एम्बिएंट टेम्परेचर में रख दें तो शायद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोरोसिव हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाते हैं, ठीक है। जब वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आते ही खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बनाते हैं, उस चीज़ों को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में रख के बंद कर देते हैं। अब बंद कर दो, चाहे कितने तकड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो उसे, उस स्फीयर को या उस शील्डिंग को, चाहे कितनी तकड़े स्फीयर में रख दो, देयर विल बी नो हार्म ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट पे कोई हार्म नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट सही रहेंगे बिल्कुल और वर्क करते रहेंगे, क्योंकि उसने बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर से और इलेक्ट्रिक फील्ड से उसे बचा लिया। किसने, उस शील्डिंग ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर तो रहेगा लेकिन उससे पास नहीं होगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क, कि जहाँ मान लो भैया एक कोई चेंबर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा सारा का सारा, अंदर कैविटी है और यहाँ हमने कुछ भी रख दो, चाहे मतलब कुछ भी रख दो, कोई एनीथिंग कुछ भी रख दो, तो कैसे तरह वर्क करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह वर्क करेगी। इट इज ए कवर, क्या है ये, एक कवर है, एक क्या है, शील्डिंग है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही वो है ना। तो कंडक्टर कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह वर्क करते हैं। भाई अगर मैं लकड़ी का ले लेता, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर ले लेता तो क्या होता, बताओ। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होता, होलो स्फीयर तो छोड़ो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता, मान लो नॉन कंडक्टिंग होता तो चार्ज बीच में आ जाता, मान लो अब चार्ज बीच में आता तो बीच में रहता, अब चार्ज कंडक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि कंडक्ट कब होगा चार्ज, जब कंडक्टर होगा। अरे कंडक्टर थोड़ा ही है, अब तो मैंने लकड़ी का ले लिया, नॉन कंडक्टिंग ले लिया, तो चार्ज वहीं का वहीं रुका रह गया, अंदर है तो अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर आएगा नहीं। कोई कंडक्ट होने के लिए उसे क्या चाहिए, मेटल चाहिए, कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर है नहीं वो, तो चार्ज अंदर ठूस दे तो वहीं का वहीं है, तो वहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वर्क करती है। तो आया समझ में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे वर्क करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, ये तो सब बातें तुम्हारी आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यही था, बाकी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैं करा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है जब तक हमें, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।